हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इस श्रृंखला में हम 1500 से भी अधिक प्रश्न पढ़ेंगे। आप सभी की मांग पर ये क्लास हमने स्टार्ट की है। चलिए क्लास को बिना देर किए शुरू करते हैं तथा आप सभी से आग्रह है, जो भी हमारे चैनल पर आज जुड़ेंगे आपसे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप तक सारे वीडियोज़ आसानी से पहुँचते रहें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या है? उसका वेतन, उसकी सेवा, उसका गर्व या छात्रों का विश्वास? तो शिक्षक का जो सबसे बहुमूल्य निधि होती है वो छात्रों का विश्वास होता है। कहा जाता है शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन के वास्तविक कुम्हार होते हैं, जो न सिर्फ उनके जीवन को आधार देते हैं बल्कि छात्रों में यह विश्वास जगाते हैं कि छात्र शिक्षक के द्वारा बताई गई बातों का अनुसरण कर दुनिया के रंगमंच पर अवतरित हो सकते हैं और अपने आप को काबिल बना सकते हैं। ठीक। और एक बात और कही जाती है कि अगर आप किसी अन्य व्यवसाय में जाते हैं शिक्षक के अलावा, तो आप किसी एक ही बच्चे के पिता बनेंगे, जबकि आप टीचर होते हैं तो आपके वो सभी बच्चे जो है आपके बच्चे होते हैं। आप अपने जैसे ही उनको बना सकते हैं, अपने ही विचारधारा उनको में डाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत अगर नहीं पाया जाता है तो वह परिकल्पना क्या कहलाएगी? कानून कहलाएगी, सिद्धांत कहलाएगी, खोज कहलाएगी या मूल संकल्पना कहलाएगी? तो अगर परिकल्पना को बार बार करने से वो आपको सही लगती है तो वो एक सिद्धांत कहलाता है। सिद्धांत के साथ प्रायोगिक अनुभव जुड़ा होता है। अतः किसी परिकल्पना को अगर बार बार निरीक्षण या परीक्षण करने के बाद जब इस बात का भान हो जाता है कि परिकल्पना सार्वभौमिक रूप से सत्य है, तो यह सिद्धांत का रूप ग्रहण कर लेता है। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? श्रुतिलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं श्रुतिलेख, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतिलेख। तो विचार गोष्ठी तो सही होता ही है, लेकिन विचार गोष्ठी हमारे दो ऑप्शंस में है। तो विचार गोष्ठी और कार्य योजना प्रोजेक्ट्स विधि जो है ये शिक्षण की एक अच्छी विधि है, जिसमें बच्चे खुद प्रैक्टिस करते हैं। विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना शिक्षण विधि की सबसे उपयुक्त विधि है। इस विधि में छात्र जो है परस्पर विचारों का आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। यह विधि शिक्षा के कृत्रिम वातावरण को समाप्त करने, मतलब जो सिर्फ ये शिक्षक केंद्रित नहीं होगी, तथा शिक्षा को जीवन से संबंध स्थापित करने हेतु महत्वपूर्ण है। प्रारंभ में छात्रों द्वारा दिए जाने वाले गृह कार्यों के लिए किया जाता था इसका प्रयोग, जिसमें योजना बनाना तथा शारीरिक श्रम निहित होता था। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम या मीथेन? तो बताइएगा कौन सी हमारी ये जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम जानते हैं। मीथेन भी है। नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड भी हमारी जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। जबकि हीलियम क्या है, एक हमारी ये नोबल गैसेस है, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हीलियम होगा। चलिए जानते हैं ग्रीन हाउस गैसों के बारे में। ग्रीन हाउस गैसें वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण है उसके लिए उत्तरदायी होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा वाष्प, ओजोन आदि करती है। ठीक है, वाष्प सबसे ज़्यादा गर्म करता है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा क्या वायुमंडल को कौन गर्म करता है इन सभी में, तो वाष्प करेगा। इन गैसों का आम प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो उपकरणों वातानुकूलक, जिसे हम एसी कहेंगे, फ्रिज, कंप्यूटर, स्कूटर इत्यादि से होता है। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, क्योंकि यह एक नोबल गैस है, निष्क्रिय गैस है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? किस इकाई द्वारा किया जाता है ध्वनि प्रदूषण? तो डेसिबल, जूल, न्यूटन या नैनो इकाई? तो हम सभी जानते हैं ध्वनि का जो मात्रक है ध्वनि प्रदूषण का वो डेसिबल है। ध्वनि प्रदूषण का मापन क्या है? डेसिबल है। 80 डेसिबल या इससे अधिक को हम क्या कहते हैं? शोर की श्रेणी में रखते हैं। सामान्य श्रवण शक्ति वालों के लिए जो है वो 20 से 30 डेसिबल की ध्वनि जो है वो पर्याप्त होती है। हमारी जो सामान्य
शोर है जो हमारे लिए होनी चाहिए वो 20 से 30 डेसिबल तक होनी चाहिए। 5 डेसिबल की ध्वनि अत्यंत मंद होती है। 75 डेसिबल काफ़ी तेज़ तथा 95 डेसिबल अत्यंत बहुत ही तेज़ तथा 120 से अधिक जो है वो आपको पीड़ा देगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थलाकृतियों का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। किन किन का निर्माण जो है वो हिमानी द्वारा हुआ है? किस स्थलाकृति का? यू आकार की घाटी, लैपिस, वी आकार की घाटी या जलप्रपात। तो इनमें 2 ऑप्शन सही हो सकते थे, एक यू आकार एक वी आकार। एक नदी बनाती है, एक हिमानी बनाती है। तो आपको बनाता है यू आकार की घाटी कौन बनाता है और वी आकार की घाटी कौन बनाता है? चलिए आपको बताते हैं। तो जो यू आकार की घाटी है ये हिमानी बनाती है तथा वी आकार की घाटी जो है वो हमारी नदियाँ बनाती हैं। यू आकार की घाटी जो है हिमनदी द्वारा होता है, ठीक है, तथा वी आकार की जो है वो घाटी जो है वो नदियाँ करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पतली होती हैं, ज़्यादा कटाव करती हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? सुवर्णरेखा, ताप्ती, नर्मदा या सिंधु? सिंधु भी नहीं गिरती है, नर्मदा, ताप्ती ये तीनों कहाँ गिरती हैं? हमारी अरब सागर में। तथा सुवर्णरेखा हम कह सकते हैं ये कहाँ गिरेगी? ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। अगला है राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय क्या हो सकता है? खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, प्रार्थनाध्यापक की जानकारी में लाना, उसकी अनियमितताओं का कारण जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना, उसकी अनियमितताओं को लिखकर जानकारी जो है माता पिता को देना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो उसकी अनियमितताओं को कारण को जानकर उसको मार्गदर्शन देना शिक्षक का यही अच्छा काम होता है। उसको किसी खेल पे जाने प्रतिबंधित करना ये सब गलत बातें हैं। प्रधानाध्यापक को लाएंगे तो वो डांट खा सकता है, ये भी नहीं। माता पिता को जानकारी देंगे तब भी उसकी शिकायत होगी। उसको पसंद कब आएगा? अगर उसको आप सही मार्गदर्शन करेंगे, उसको पसंद आएगा तो आप जो होमवर्क है वो करना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? उज्जैन, भोपाल, इंदौर या ग्वालियर? तो ध्यान रखिएगा जो भोपाल है इसे हम झीलों का शहर कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? यूरोप को अफ्रीका से अलग कौन सा सागर करता है? काला सागर, लाल सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? तो इसका सही आंसर होगा भूमध्य सागर। ये यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर ही है। भूमध्य सागर जिसे मेडिटेरियन सी कहते हैं वो कहाँ है? उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, अनातोलिया तथा मध्य पूर्व के बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल 25 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के लगभग क्षेत्रफल का कितना है? 3/4 है, मतलब 75% है। यह अटलांटिक महासागर से जिब्राल्टर द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर हम कहें भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है, जो केवल 14 किलोमीटर चौड़ा एक जल डमरू है, ध्यान रखिएगा। लाल सागर अफ्रीका में एशिया के बीच हिंद महासागर जो है एक हमारी समुद्र है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ये कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 16 सितंबर, 30 मार्च या 22 अप्रैल? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को ये दिवस घोषित करने का हमारा निर्णय लिया था, इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है की यादगार तिथि के रूप में तय की गई थी। ओजोन दिवस 2016 का जो थीम था वो ओजोन एंड क्लाइमेट रिसोर्ट बाय अ वर्ल्ड यूनाइटेड था। नेक्स्ट है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो, प्राथमिक उत्पादक होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं, अपघटनकर्ता होते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो, ठीक है, ये शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उत्पादक में हमारे पेड़ पौधे आएंगे। द्वितीय उपभोक्ता जो
प्राथमिक उपभोक्ता को खाएंगे उन्हें हम कहते हैं, तथा अपघटनकर्ता ये सभी को खाते हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों का चक्रण को क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र, भूगर्भिक चक्र या भू रासायनिक चक्र। तो पारिस्थितिक तंत्र के जो तत्व हैं, सभी तत्व, उनके जो चक्रण होता है उसे हम भू रासायनिक चक्र कहते हैं। प्रकृति में विभिन्न तत्व चक्रीय रूप से एक दूसरे जीव को स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, एक तत्व दूसरे तत्व में जाता रहता है और प्रकृति में पुनः लौट आते हैं, क्योंकि जो है द्रव्य है वो अविनाशी है। इस प्रक्रिया में खनिज प्रवाह तथा यह चक्र जलवायु जीवमंडल में कौन कौन आएगा? हमारे तीनों मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल तथा जल मंडल, तीनों में जीव पाए जाते हैं, में होते हैं। यह प्रवाह मतलब हमारा जीवमंडल में होता है। इसे जो है जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैसे नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, सभी क्या है, अगर सभी जो हमारे उपभोक्ता हैं या पूरे वायुमंडल में घूम के फिर से वो नाइट्रोजन का रूप धारण कर लेता है। निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण कौन करेगा? पेट्रोल, डीजल, हाइड्रोजन या कोयला? तो हाइड्रोजन ही करना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन ही जो है वो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण करेगा, क्योंकि वो एक तत्व से मिलकर बना हुआ है, वो जल जाएगा तो कोई पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो है सबसे कम न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है, जबकि जो डीजल, पेट्रोल, कोयला है, इनके जलने से हानिकारक गैसें निकलती हैं जो कि वातावरण को हमारे प्रदूषित करती हैं। हल्का होने के कारण गुब्बारों तथा वायुपोतों में जो हाइड्रोजन है उनके टायरों में भरा जाता है। अब इसका स्थान जो है वो हीलियम ले रहा है। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है वो कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, चीन में, ब्राज़ील में या भारत में? तो जो दैत्याकार पांडा है, संकटग्रस्त है अभी, वो चीन में पाया जाता है। पांडा को चीनी भाषा में क्या कहते हैं? झुयांग माओ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विशालकाय बिल्ली, भालू। यह चीन के बांस जंगलों तथा तिब्बत के हिमालय पर्वतों के ढलानों के पेड़ों पर रहते हैं। आज जो है पांडा विश्व जंजीव कोष जो है वर्ल्ड लाइफ फेडरेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में शामिल है। अगला है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी, गैस लीकेज जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे तथा अपंग हो गए थे, वो किस गैस के कारण हुई थी? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट? तो इसका सही आंसर है मिथाइल आइसोसाइनेट। उम्मीद है ये क्वेश्चन जो है आपके पास कभी ना कभी आया रहा होगा। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में ये घटना जो है 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना थी। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से हम जानते हैं। भोपाल स्थित फैक्ट्री का नाम है यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी है के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ मिथाइल आइसोसाइनेट का, जिससे लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान चली गई और बहुत से सारे लोग जो है वो अपंग हो गए तथा अंधेपन के शिकार हो गए। भोपाल गैस कांड में गैस जो निकली थी वो मिथाइल आइसोसाइनेट थी, जिसे मिक भी कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इसका इससे कोई संबंध नहीं है। किस देश में क्रिसमस जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है? तो आप बताइए, जो हमारा जो 25 दिसंबर है, अभी हमारे यहाँ ठंडियाँ चल रही हैं, तो कहाँ पे गर्मी का मौसम है? तो ये हम लोग उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में देश है ऑस्ट्रेलिया, वहाँ के आसपास के जो भी देश हैं वहाँ पे गर्मी है, तो वो क्रिसमस जो है वो गर्मियों में मनाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला है, गिरि वन्यजीव अभ्यारण्य किस जीव का संरक्षण करता है? गिरि कहाँ पर है? तो गिरि हमारा है गुजरात में। सांप, हाथी, गैंडा या शेर? तो जो एशियाई शेर है उसका संरक्षण करता है हमारा गिर। अगला है, और गिर के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा,
गिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? कैक्टस, महोगनी, फर या चंदन। तो चंदन तो पाया नहीं जाएगा, फर भी नहीं पाया जाएगा, महोगनी भी नहीं, तो कैक्टस जो है ये सही हो जाएगा, कांटेदार पौधे कैक्टस। तो ये जो है मरुस्थलीय प्रदेश की प्रजाति है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो मफलर ध्यान रखिएगा। और ग्रीन आपको इसमें क्या दिखेगा? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या जल प्रदूषण। तो ग्रीन मफलर जो है वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। और ये कैसे आप समझ सकते हैं? जो सड़कों के किनारे पौधे लगाए जाते हैं और गाड़ियों अन्य जो भी आवाज़ें हैं वो हमारे जो रोड के किनारे घर हैं या अन्य हैं उससे जो भी हमारी ध्वनियाँ निकलती हैं उसको ये सोख लेते हैं और हमारी जो है वो ध्वनि प्रदूषण से रक्षा करते हैं। इसीलिए इनको जो है ग्रीन मफलर कहा जाता है। और ग्रीन मफलर का मेन संबंध है सड़कों के किनारे जो भी पेड़ हैं, मतलब पेड़ पौधे से संबंधित है और ये हमारी ध्वनि प्रदूषण से रक्षा करते हैं। तो ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगला है भूपारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो हमारे जो भी भूपारिस्थितिक तंत्र है इसको सारी ऊर्जा का स्रोत को किसे माना जाता है? पृथ्वी को, सूर्य को, चंद्रमा को या शुक्र को? तो जो हमारी प्राथमिक उपभोक्ता हैं, प्राथमिक उत्पादक है, वो भोजन कैसे बनाते हैं? तो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में उन्हीं से बनाते हैं। तो तो उन्हीं से सारे जो भी जीव हैं उनमें 10% ऊर्जा जाता है। तो सभी की ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य हो जाएगा। अगला है टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? बुध, वरुण, शनि या शुक्र? तो टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है, ध्यान रखिएगा। सौरमंडल में शनि आकार में जो है दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके पास इस समय जो है वो 82 से भी अधिक उपग्रह हैं। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि के अन्य प्रमुख जो उपग्रह हैं मीमांसा, एन्सुलाडू, तेथिस, डियान, रिया, हाइपेरियन, इपापेटस और फोबे इत्यादि हैं। बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। नेपच्यून के पास क्या है? 13 उपग्रह हैं जिसमें टिट्रोन तथा मेरिड ये मेन है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोडीजल की जो फसल है, कौन सी फसल है, कौन सा पौधा है बायोडीजल के लिए? ठीक है, तो कपास, गन्ना, आलू, ये तीनों नहीं है। जेट्रोफा याद रखिएगा, जेट्रोफा ही जो है बायोडीजल की फसल है। इससे जो है 30% हमें डीजल प्राप्त होता है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में, जेट्रोफा के बारे में। जेट्रोफा जो है भारत, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, कैरेबियन जैसे ट्रॉपिकल क्षेत्रों मतलब उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यह एक पादप पौधा है जो झाड़ियों के रूप में शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से जो है देखिए कितना तेल मिलता है, 25 से 30% तक बायोडीजल निकाला जा सकता है। इस तेल से कार आदि चलाए जा सकते हैं, इसीलिए इसे जो है बायोडीजल पौधा कहा जाता है। जो अवशेष बचता है उससे बिजली पैदा की जा सकती है, जो बचेगा उससे बिजली भी पैदा की जा सकती है। जेट्रोफा जो है अनावृष्ट रोधी सदाबहार झाड़ी है, यह कठिन परिस्थितियों को भी झेलने में सक्षम है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया है? 1986, 82, 92 या 96? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986, 1982, 1992 या 1996? तो ये पारित हुआ था 1986 में। आइए अन्य तथ्य देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन जो है 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इससे प्रभावित होकर भारत तथा अन्य जो भी देश हैं वो अपने यहाँ पर पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए कानून लेकर आए। भारत इसी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना तथा पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना था। इसमें 26 धाराएं हैं, 4 अध्याय में बांटा गया है। इससे यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 को लागू कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीय तापन जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसका मुख्य कारण कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, वनों में वृद्धि या कार्बन डाइऑक्साइड में कमी? तो इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। हिमनदों में वृद्धि तो है पर्यावरण के लिए हमारे अच्छा ही है, वनों में वृद्धि भी है, ग्लोबल वार्मिंग से हमारी रक्षा करती है। अगला है हमारा
निम्नलिखित में से किसमें जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाएगी? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन वायुओं में, शीतोष्ण पर्णपाती वन वायुओं में, शीतोष्ण घास प्रदेश वायुओं में या समाना वायुओं में? तो हम जानते हैं जो भूमध्य रेखा के आसपास जो भी क्षेत्र हैं 28 डिग्री में, उन्हीं में सर्वाधिक जो है वो हमारे जैव विविधता पाई जाती है, सर्वाधिक जीव जंतु वहाँ पे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। वर्षा वन इसे देखिए क्यों कहते हैं हम, क्योंकि जो हमारी भूमध्य रेखा के आसपास की भूमि है वो रोज़ वहाँ से बहुत अधिक वाष्पन होता है। भूमध्य रेखा पर है तो सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, तथा शाम को जब हमारा रात होता है तो वहाँ पे बारिश होती है। ये जो है हमारा भूमध्य रेखा जो है ये इसके जो 14 डिग्री ऊपर 14 डिग्री नीचे का जो क्षेत्र है उसको हम जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन क्षेत्र मानते हैं। निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा से हुआ है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ या लेटराइट? तो सही निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा से हुआ है? तो काली मिट्टी का। काली मिट्टी का निर्माण लावा निकलने से होता है या लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में भारत में फैला हुआ है। महाराष्ट्र इस मिट्टी का सर्वाधिक अधिक विस्तार है। महाराष्ट्र में इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिना, लोहा पर्याप्त मात्रा में है। यह बहुत ही उपजाऊ है, कपास के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कपास वाली काली मिट्टी कहते हैं। अगर कोई पूछे कपास किस मिट्टी में सर्वाधिक होता है तो काली मिट्टी में होता है। इस मिट्टी में नमी रोकने की प्रचुर शक्ति है, इसीलिए वर्षा कम होने पर भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वायुमंडल में कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समताप मंडल जो है वो परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। जो हमारा ओजोन लेयर है वो क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल की निचली परत में ही स्थित है। अगला है हमारा गंगा एक्शन प्लान लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार से है? जल का वेग, गुणवत्ता, प्रचुरता या तापमान? तो गंगा एक्शन प्लान जो है वो जल के वेग से ही संबंधित है। जल का वेग सही होगा तो नदी अपनी गुणवत्ता खुद ही सुधार लेगी। अगला है हमारा कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? जैविक कीटनाशक कौन है? तो हम सभी जानते हैं हमारे खेतों में नीम की फलियां उपयोग की जाती हैं, ये जैविक कीटनाशक है। नीम भारतीय मूल का एक पूर्ण पतझड़ वृक्ष है, इसका वानस्पतिक नाम है अड्रेस्का इंडिका। नीम की पत्तियां चबाने से रक्त शोधन होता है तथा त्वचा विकार रहित और कांतिवान बनती है। इसमें अतिरिक्त नीम की छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोग और घावों को भी निवारण में सहायक है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। आपको कैसा लगा है आपकी क्लास हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम आपको अगला क्लास देने में हमें और अच्छा महसूस हो। धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और अपने दोस्तों से ज़रूर भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी अधिक से अधिक लाभ हो। आपको 1500 से भी अधिक क्वेश्चन हम 10 दिनों में कराएंगे, तो उम्मीद है आप सभी लोग हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कर लिए होंगे। धन्यवाद।